जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को और देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। दोस्तों, क्वेश्चन है मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों, नींव रखने का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्थापना करना, स्थापित करना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों, मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। किसने रखी थी दोस्तों, मुगल की नींव, मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों, आपको देना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए यह कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और दोस्तों, इससे जुड़ी एक और सवाल जिससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है। तो बीबी के मकबरे को, बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। किसने स्थापित किया था, औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दौरानी की याद में बनवाया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हवा युक्त वाटिल हड्डियाँ किसमें होती है। हमारा क्वेश्चन होगा, हवा युक्त वातिल हड्डियाँ किसमें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए चिड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी कुत्तों में, ऑप्शन नंबर सी घोड़ों में, ऑप्शन नंबर डी मनुष्यों में। तो दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, हवा युक्त वातिल हड्डियाँ किसमें होती है। तो दोस्तों, हवा युक्त वातिल हड्डियाँ होती हैं चिड़ियों में, जो इनके उड़ने में सहायक होती हैं। इनकी हड्डियों में वातिल हड्डियाँ जो होती हैं, इसमें जाके हवा घुस जाती है, भर जाती है, जिससे ये आसानी से हवा में उड़ सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमसे पूछा है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी बीरबल, ऑप्शन नंबर डी तानसेन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है और नाना साहेब को धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है। बीरबल को दोस्तों महेश दास कहा जाता था और रामतनु पांडे यानी तानसेन को हम रामतनु पांडे के उपनाम से जानते हैं। बीरबल और तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे और तात्या टोपे नाना साहेब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। 1857 की क्रांति में क्या किए थे, भाग लिए थे। नाना साहेब क्रांति के समय नेपाल की तरफ चले गए थे और तात्या टोपे अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त 1859 को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। तो दोस्तों, आप फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा, नाना साहेब को बोलते हैं धुंधु पंत, तात्या टोपे को बोलते हैं रामचंद्र पांडुरंग। हमसे रामचंद्र पांडुरंग पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो गया तात्या टोपे। और दोस्तों, बीरबल को हम महेश दास के नाम से जानते हैं, तानसेन को रामतनु पांडे के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर।
दोस्तों, जनरल डायर को गोली मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? दोस्तों, आपके सामने सवाल है, जनरल डायर को गोली मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? जनरल डायर को गोली मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी ऊधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह। ऊधम सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनरल डायर दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में भारतीयों द्वारा जब एक सभा हो रही थी तो जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवाया था। इसको हंटर कमेटी ने निर्दोष साबित कर दिया था और इसे इसके पद से हटा दिया गया था। तो दोस्तों, उसी समय ऊधम सिंह, जो कि उस समय केवल 12 वर्ष के ही थे, उस समय इन्होंने सब कुछ देखा था और बाद में जब ये थोड़ा बड़े हुए तो दोस्तों इन्होंने जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में अंग्रेज़ों द्वारा ऊधम सिंह को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, हमसे क्वेश्चन पूछा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1897, ऑप्शन नंबर बी 1898, ऑप्शन नंबर सी 1896, ऑप्शन नंबर डी 1895। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1897। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए 21 का, ऑप्शन नंबर बी 51 का, ऑप्शन नंबर सी 48 का, ऑप्शन नंबर डी 39 का। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48 का। 48 का में पर्यावरण संबंधी अनुच्छेद है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। विटामिन के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने के लिए निम्न में कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए? दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, ऑप्शन है 17.2 मीटर, 34 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। प्रतिध्वनि पूछा है तो 17.2 मीटर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, निम्न में से किसका उपनाम धनपत राय था? निम्न में से किसका उपनाम धनपत राय था? ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। निम्न में से किसका उपनाम धनपत राय था? तो धनपत राय किसका उपनाम था? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। इनके द्वारा गोदान गमन की रचना की गई है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मुंशी प्रेमचंद को हम धनपत राय के नाम से भी जानते हैं। किस वर्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में लागू हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वर्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में लागू हुआ? किस वर्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1961, ऑप्शन नंबर बी 1 जून 1961, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1961, ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर 1961। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 1961 को भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी वेवेल योजना, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों हमको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेलेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत का संविधान सभा का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना वाली बात है, कौन सा ग्रंथ नहीं है पूछा है। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, दीपशिखा। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, दीपशिखा। इनमें से दीपशिखा। तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा राइट? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दीपशिखा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा है, पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा है और अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा है। दीपशिखा जो है दोस्तों ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारा नहीं होगा, यानी हमारा राइट आंसर दीपशिखा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से डेसिबल द्वारा क्या मापा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है प्रकाश, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न में से डेसिबल द्वारा क्या मापा जाता है? दोस्तों ध्वनि मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ध्वनि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से धुरिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? निम्न में से धुरिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अवध, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर डी रुहेलखंड। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। धुरिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों धुरिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है, यानी किस में दिया गया, किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 260, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 160, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 361। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? हीरा, सिरामिक, लोहा, आयरन। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक दोस्तों कुचालक नहीं, सुचालक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सिरामिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो सिरामिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध डांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दोस्तों हमारा क्वेश्चन होगा प्रसिद्ध डांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1929, 1931, 1930, 1919। तो दोस्तों 1930 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू हुआ था। प्रसिद्ध डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में। और दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाले बाग में क्या हुआ था दोस्तों? जनरल डायर ने अंधाधुंध हिंदू सभा पे गोली चलवाई थी। और दोस्तों रोलेट एक्ट में क्या था? रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बिना वकील और बिना अपील के कार्रवाई हो रही थी। किसी पर भी शक के आधार पे उसे गिरफ्तार करके कारागार में रखा जा सकता था। तो दोस्तों रोलेट एक्ट था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म किस गांव में हुआ था? दोस्तों 540 ईस्वी में महावीर का जन्म किस गांव में हुआ था? दोस्तों महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों ये था आज का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये क्लास। धन्यवाद दोस्तों।